तो आज मैं टोटली किलर नाम की मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक टाइम ट्रैवल मूवी है। मूवी की फर्स्ट सीन में हमें वार्नर नाम के एक टाउन के बारे में बताया जाता है, जहां पर 35 साल पहले 3 टीनेजर लड़कियों का खून हुआ था। जहां 16 साल की लड़की टिफिनी को 16 बार स्टैप करके मारा गया था और फिर 2 दिन बाद 16 साल की मारिसा को भी किसी ने मार दिया और उसे भी 16 बार स्टैप करके मारा गया था। फिर 2 दिन बाद हैदर नाम की लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था और वो भी 16 साल की ही थी और उस किलर ने मास्क पहनकर सभी के खून किए थे और उस किलर ने 16 साल की लड़कियों के खून किए थे। तो सभी उसको स्वीट 16 किलर कह के बुलाने लगे और आज भी वार्नर में उस घटना को हर हैलोवीन पे याद किया जाता है। और 3 मर्डर्स के बाद वो किलर हमेशा के लिए गायब हो गया और पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। हम देखते हैं ये कहानी वार्नर के जर्नलिस्ट क्रिस सुना रहा था। आज हैलोवीन है तो क्रिस टूरिस्ट को वार्नर के स्वीट 16 किलर के बारे में बता रहा है। जहां हम देखते हैं कि क्रिस के ग्रुप के सभी टूरिस्ट स्वीट 16 के मास्क और काले कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड एमेलिया के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने वाली थी, जहां हम उसकी मॉम और डैड को भी देख पाते हैं। जेनी की मॉम उसे कॉन्सर्ट में जाने से मना करती है, लेकिन जेनी उसकी नहीं सुनती। यहाँ हमें पता चलता है कि 35 साल पहले जो लड़कियां मारी गई थी वो जेनी की मॉम डैड की ही दोस्त थी। अब जेनी की डैड उसे लेकर एमेलिया के घर जाते हैं, जहां एमेलिया के मॉम लॉरेन भी होती है, जो कि जेमी के डैड के साथ हाई स्कूल में ही थी। इधर जेमी की मॉम मतलब पैम बच्चों को कैंडीज दे रही होती है और बच्चों के जाने के बाद वहाँ पे एक आदमी आता है, जो कि वही स्वीट 16 वाले किलर के ही मास्क पहना हुआ था। अब पैम उसे कैंडी देने के लिए डोर ओपन करती है, लेकिन वो तो पैम को मारना चाहता था। पैम जल्दी से डोर क्लोज करती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वो किलर अंदर आ जाता है और पैम पर अटैक कर देता है। लेकिन पैम ने सेल्फ डिफेंस सीखा था, वो किलर से लड़ती है और वो किचन से एक नाइफ ले लेती है और वो किलर से कहती है कि पुलिस आ रही है। ये सुनकर वो किलर यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वो पीछे से आकर पैम पर हमला कर देती है। लेकिन पैम उस किलर के शोल्डर पर स्टैप कर देती है और वो किलर पैम की लेग में स्टैप करती है और उसे बार बार स्टैप करके मार देता है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और क्रिस सबको बताता है कि पैम को 16 बार स्टैप करके मारा गया है, मतलब वो किलर स्वीट 16 वापस आ गया है। अब नेक्स्ट डे शरीफ जेनी की स्कूल आती है और उससे पूछताछ करती है कि खून के वक्त उसके डैड कहाँ पर थे, और वो ये भी कहती है कि पैम मतलब जेमी की मॉम और क्रिस एक दूसरे को मैसेजेस भी किया करते थे। तो जेनी भड़क जाती है, वो कहती है कि उसकी मॉम क्रिस को ज्यादा जानती तक नहीं थी। अब हमें बर्नर के पुराने फेयर ग्राउंड को दिखाया जाता है और ये वही जगह है जहां स्वीट 16 किलर ने आखिरी कत्ल किया था और उस इंसिडेंट के बाद इस मेले में ज्यादा लोग नहीं आते हैं। इससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए इस साल जेनी के स्कूल ने इस जगह एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करवाया है। यहाँ हम जेनी और एमेलिया को देखते हैं। एमेलिया एक प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम मशीन बना रही है। वो एक पुराने फोटो बूथ के अंदर टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही है। वो जेनी को बताती है कि इस मशीन का ब्लूप्रिंट उसे अपने मॉम लॉरेन के पुराने डायरी से मिला था और एमेलिया ने तो इस मशीन को 27 अक्टूबर 1987 पर सेट भी करके रखा है, क्योंकि वही दिन था जब पहली बार ये मर्डर शुरू हुए थे। एमेलिया इस टाइम मशीन के मदद से 16 किलर को रोकना चाहती है। अब जेनी घर आ जाती है, जहाँ उसे लगती है कि कोई उसका पीछा कर रही है। हम उस किलर को देखते हैं जो कि उस पर नजर रख रहा था। अब जेनी घर आकर क्रिस का पॉडकास्ट देखती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां क्रिस कहता है कि वो और पैम तो बस उस किलर को पकड़ना चाहते थे। अब वो एक नोट जेनी को देता है और कहता है कि पैम ने उसको ये नोट दिखाया था और बताया था कि 1987 में उसे ये नोट मिला था, जिसपे लिखा हुआ था कि पैम किलर की अगला शिकार है। अब जेनी और एमेलिया रात में उस साइंस फेयर में जाती है कि तभी वो मास्क वाला इंसान जेनी पर हमला कर देता है, लेकिन जेनी किसी तरह से वहां से भागती है और उस टाइम ट्रैवल मशीन पर छुप जाती है। लेकिन वो किलर वहां भी पहुंच जाता है और जेनी के ऊपर चाकू से हमला करने लगता है और इसी हाथापाई में उसका चाकू मशीन के डिस्प्ले में लग जाता है और मशीन चलने लगती है और जेनी सीधा 1987 में पहुंच जाती है। यहाँ उसको एक औरत मिलती है, वो उसे हाई स्कूल तक लिफ्ट दे देती है। जेमी यहाँ खुद को न्यू स्टूडेंट बताकर एडमिशन ले लेती है
और वो स्पोर्ट्स क्लास में ज्वाइन करती है, जहां वो अपनी मॉम पैम, टिफिनी, हैदर, मरीना के रूड बिहेवियर को देख के दंग रह जाती है, क्योंकि उसने तो अपनी मॉम को हमेशा से शांत देखा था। अब यहाँ जेनी को पता चलती है कि आज टिफिनी का बर्थडे है, जिस दिन उसका मर्डर हुआ था। तो वो पैम को पार्टी कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन पैम उसकी बात को नहीं मानती। अब यहाँ उसको एमिलिया के मॉम लॉरेन मिलती है। जेनी उनको टाइम ट्रेवल डायरी के बारे में बताती है। ये सुनकर लॉरेन को जेनी के बातों पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी डायरी में क्या लिखा है इसके बारे में लॉरेन ने किसी को नहीं बताया था। जेनी बताती है कि मैं आपकी मशीन के मदद से ही फ्यूचर से यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ टिफिनी, मरीना और हैदर के जान बचाने के लिए आई हूँ, ताकि वो पैम की जान भी बचा सके। लॉरेन जेनी को टिफिनी की बर्थडे पार्टी में ले जाती है, जहाँ वो अपने प्रिंसिपल डेक और कोच रैंडी को देखती है, जो कि 1987 में उसकी मॉम का क्लासमेट थे। जेनी यहाँ टिफिनी का पीछा करते रहती है और उसको याद आता है क्रिस की पॉडकास्ट में उसने देखा था कि टिफिनी की मौत गैराज में हुई थी। तो वो गैराज में चली जाती है। वो देखती है कि गैराज में तो टिफिनी नहीं है, तो उसे समझ आती है कि उसने तो यहाँ आकर पास्ट ही बदल दिया है। इधर हम देखते हैं कि वो किलर वार्डरोब से निकलता है और टिफिनी को मार डालता है कि तभी वहाँ जेनी और पैम भी आ जाती है और वो देखती है कि टिफिनी का खून हो चुका है। अब यहाँ पुलिस आती है, जो कि जेनी पर इसका ब्लेम डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैम कहती है कि जेनी ने ये नहीं किया। इसके बाद पैम, लॉरेन और जेमी पैम के साथ घर जाने लगती है। पैम पूछती है कि जेनी को कैसे पता था कि टिफिनी का खून हो जाएगा, तो जेनी बताती है कि उसने टिफिनी की खून का विजन देखे थे। जेनी ये भी कहती है कि मैंने मरीना और हैदर का भी मर्डर देखी है। वो पैम से पूछती है कि तुम्हें किस पर शक है, लेकिन पैम यहाँ कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में एमिलिया को देखते हैं, जो कि एक टाइम मशीन बना रही होती है। अभी वहाँ पर क्रिस आता है और एमिलिया से कहता है कि मैंने अपने पॉडकास्ट में गलत जानकारी दे दिया है, टिफिनी तो रूम में मरी थी और मैंने गैराज में कहा था। तो एमिलिया बताती है कि पास्ट में टिफिनी गैराज में ही मरी थी, लेकिन जेनी के पास्ट में ट्रैवल करने के वजह से पास्ट में कुछ चेंजेस हो गई है। अब ये सुनकर क्रिस हैरान हो जाता है, तो इस बात पर यकीन ही नहीं करता, लेकिन जब वो टिफिनी के पार्टी वाली फोटोज में जेनी को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है। एमिलिया को उस फोटो में एक नोट दिखाई देता है, जिसे जेनी ने ही लिखा था कि अगर तुम मशीन में चाकू, मेटल का इस्तेमाल करो तो मशीन ऑन हो जाएगी। अब सीन 1987 में शिफ्ट होती है, जहाँ जेमी स्कूल जाती है और कहती है कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले, मतलब पैम, हैदर, मरीसा और जेनी। अब इसके लिए सभी मान जाते हैं। ये सब कार से जाने लगते हैं और जेनी कार में ही सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि ये लोग उसी कैबिन पर आई है जहां मरीसा का खून हुआ था। अब यहाँ पर कारा, रेंडी और प्लेग भी आ जाता है। अब रात में सभी अपने अपने रूम में होते हैं कि तभी अचानक हैदर के रूम में म्यूजिक लाउड हो जाता है और जेनी को लगता है कि शायद वो किलर यहाँ आ गया है, लेकिन जब तक जेनी वहाँ पहुँचती वो किलर स्वीट 16 ने उसे मार डाला था। लेकिन यहाँ तो मरीसा को मरना था, ना कि हैदर को, मतलब पास्ट चेंज हो चुका था। अब वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। प्लेग कारा पर इल्जाम लगता है और इसीलिए प्लेग कारा को नफरत करती थी। नेक्स्ट सीन में जेनी सभी से मिलकर उस किलर को पकड़ने का प्लान बनाती है, जहां मरीना को मोहरा बनाया जाता है ताकि जब वो किलर मरीना को मारने आए तो उसको ये लोग पकड़ ले। ये लोग सभी बाथरूम में उस किलर का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ किलर मरीना के पीछे आ जाता है, लेकिन वो किलर वहाँ जेनी को देख लेता है और वो इसके प्लान को समझ जाता है और वो किलर मरीना पर हमला करता है। तो जेनी और ब्लैक उस किलर से बहुत लड़ता है और कारा उस पर गोली चला देती है और वो किलर स्वीट 16 वहीं पर मर जाता है। अब ये सब उस किलर का मास्क हटाता है, जिसके चेहरे को देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल डैंग है, जिसके गले में एक लॉकेट होता है, जिसको खोलने से पता चलता है कि ट्रिस नाम की एक लड़की को डैंग पसंद किया करता था और उससे मरीना, टिफिनी और हैदर स्कूल में बुली किया करते थे। और एक दिन उन्होंने ट्रिस को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर उसे ड्राइव करने पे मजबूर किया था और इससे उसकी मौत हो गई थी। और शायद तभी से ड्रैंक ट्रिस की मौत का बदला लेने के लिए इन तीनों को मारने का प्लान बना रहा था। तो प्लान बताती है कि मैं तो वहाँ थी भी नहीं, तो उस नोट में ड्रैंक ने मुझे मारने की धमकी क्यों दी थी। कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने स्वीट 16 का मास्क पहना था और वो मरीना के गले को काट कर वहाँ से भाग जाता है।
मरीना का यहाँ मौत हो जाती है। अब सभी सोचते हैं कि ये कौन है, तो जेनी कहता है कि हो सकता है कि ये फ्यूचर से आया हो। अब हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, जहाँ लॉरेन एमिलिया से मिलने के लिए उसके टाइम मशीन बूथ पर आती है, जहाँ वो एमिलिया को बेहोशी की हालत में पाती है और लॉरेन भी अब टाइम ट्रैवल करके 1987 में चली आती है और वो जेनी को वापस जाने के लिए कहती है। इधर उस किलर के पीछे काड़ा और ब्लैक जाता है, लेकिन वो किलर वहां से निकल जाता है। यहाँ वो किलर क्रिस के डैड को भी मार देते हैं। अब लॉरेन जेनी को मशीन में बिठाकर मशीन ऑन कर देती है ताकि वे वापस जा सके, लेकिन वो किलर भी वहां जाता है और लॉरेन को मारकर मशीन से बाहर फेंक देता है और वो जेनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्लैम वहां पर आ जाती है और जेनी को बचा लेती है और उस किलर से लड़ती है। इसी हाथापाई में उस किलर का मास्क निकल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं क्रिस ही है, जो कि फ्यूचर से आया है ताकि वो पास्ट को चेंज होने से रोक सके, क्योंकि अगर 1987 का पास्ट चेंज हो गया तो उसका पॉडकास्ट बंद हो जाएगा और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि प्लैम को फ्यूचर में क्रिस ने ही मारा था और वो नोट्स भी झूठे थे ताकि वो अपनी पॉडकास्ट की रेटिंग को हाई कर सके और वो मशहूर हो जाए, और इसने तो अपने डैड को भी मार डाला है। अब जेनी गन से क्रिस को शूट कर देती है। अब हम प्रेजेंट टाइम की सीन देखते हैं, जहां वो उसकी मॉम एमिलिया और लॉरेन सबको जिंदा देख के बहुत खुश हो जाती है और क्रिस 1987 में मारा गया था, तो फ्यूचर में उसकी कोई चर्चा नहीं होती। और यहाँ पर हम जेनी की बड़े भाई को देखते हैं जिसका नाम जेनी ही था। असल में पास्ट में जाकर उसने इतना कुछ बदल दिया कि प्रेजेंट में उसका नाम जेनी नहीं, उसका नाम कोलैट हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।